Good morning, students. Now we discuss characteristics of living beings. Next one is consciousness. It is awareness of surroundings and response to external stimuli. There is a stimuli. What is stimuli? It means उद्दीपक, किसी भी उद्दीपक के प्रति जब क्रिया होती है तो इट व्हाट इज कॉन्शियसनेस, इट इज अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग्स। एक अवेयरनेस है सराउंडिंग्स और एंड टू रेस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। यदि बाह्य उद्दीपक कोई आकर के हमें किसी तरह का हार्मफुल इफेक्ट डाले, कोई कीड़ा भी आ जाए बाहर से और हमारे स्किन पर पंच कर जाता है, तो हम क्या उसके प्रति रेस्पॉन्स करते हैं, क्या करते हैं, इचिंग होता है और स्वेलिंग भी हो जाती है। तो दैट इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस, कि हमारे अंदर चेतना है। इट इज अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग्स एंड रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। स्टिमुलाई आर परसीव्ड बाय सेंस ऑर्गन्स। स्टिमुलाई आर परसीव्ड बाय सेंस ऑर्गन। देयर इज वन वर्ड, परसीव्ड। परसीव्ड मीन्स समझना, बाई सेंस ऑर्गन। जो भी हमारे संवेदी अंग है, आंख, नाक, कान, त्वचा, ये सब क्या संवेदी अंग है। स्टिमुलाई आर परसीव्ड। स्टिमुलाई उद्दीपन जो होता है वो परसीव किया जाता है बाय द सेंस ऑर्गन एंड दीज कैन बी फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। तीनों प्रकार के हो सकते हैं। दीज आर ऑल थ्री टाइप्स। द विजिबल चेंज और रिएक्शन which an organism produce as a result of applied stimulus is called response. There is, what is response? We again repeat, the visible change जो हमें दिखाई देता है, और reaction जो reaction होती है, which an organism produce जो जीव के द्वारा उत्पन्न की जाती है as a result of applied stimulus is called response. That is clear? Okay. Now plants do not have sophisticated sense organs. जितने sense organs human beings में होते हैं उतने plants में नहीं होते. So that plants do not have sophisticated sense organs. Plants respond to external factors like that light, temperature, moisture, pollutants and touch. There is one example for touch: folding of leaves in Mimosa pudica. This is the botanical name, Mimosa pudica, for छुई-मुई। हमने देखा सबने छुई-मुई का पौधा, जिसको हम लाजवंती भी कहते हैं। That is the botanical name for लाजवंती और छुई-मुई। इसके अंदर क्या होता है कि छुई-मुई का पौधा जो है स्पर्शानुवर्तन गति उसके अंदर पाई जाती है, सिस्मोनास्टिक मूवमेंट। तो अकर्स ड्यू टू एक्सटर्नल स्टिमुलस ऑफ टच। ह्यूमन बीइंग्स हैव सेल्फ कॉन्शियसनेस। ह्यूमन बीइंग्स के अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है। ओके, नेक्स्ट वन इज एडेप्टेशन। यूजफुल इनहेरिटेबल चेंज इन फॉर्म, फंक्शन एंड बिहेवियर which enables an organism to adjust well and successfully in its environment. This is called adaptation. अनुकूलन। जो ऑर्गेनिज्म होता है वो एनवायरमेंट में अपने आप को ढाल देता है, और वो कैसे डालता है? यूजफुल इनहेरिटेबल चेंज। हेरिटेबल नहीं है, इनहेरिटेबल चेंज है। In form, function and behavior, which enables an organism to adjust well and successfully in its environment. An organism is considered best adapted to an environment when it possesses inherited traits that enhance its survival and breeding in that environment. Next one is evolution. Evolution is the change in characteristics of a species over several generations and relies on the process of natural selection. प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत है एक, जिसको हम नेचुरल सिलेक्शन का नाम देते हैं, नेचुरल सिलेक्शन।
प्रकृति स्वयं चुनाव करती है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इवोल्यूशन क्या है? इवोल्यूशन इज द चेंज इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए स्पीसीज ओवर सेवरल जनरेशन एंड रियलाइज ऑन द प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। द थ्योरी ऑफ evolution is based on the idea that all species are related and gradually change over time। समय लगता है, समय के साथ परिवर्तन होते हैं और प्रत्येक जाति जो होती है वो अपनी पिछली जाति से कुछ ना कुछ समानताएं रखती है। That is called all species are related and gradually change over time। Evolution, now we can say that evolution means to unroll, unfold or reveal hidden potential। It means to unroll, unfold or reveal hidden potential। Okay, next one is repair and regeneration। It is the ability to repair or renew damaged or lost body parts in the post embryonic life of an organism। आप लोगों ने देखा होगा कि छिपकली की जब पूंछ टूट जाती है तो उसके अंदर रीजनरेशन अर्थात पुनरुद्भवन की क्षमता होती है कि वो उसको रीजनरेट कर लेती है। रिपेयर एंड रिपेयरिंग का काम भी ह्यूमन बींग्स के अंदर होता है। यदि किसी को चोट लग जाती है, एक बाउंड बन जाता है, घाव हो जाता है, तो वो भी धीरे धीरे अपने आप स्वतः ही भर जाता है। तो इट इज़ द एबिलिटी टू रिपेयर और रिन्यू डैमेज्ड या लॉस्ट बॉडी पार्ट्स इन द पोस्ट एम्ब्रियोनिक लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हील देयर बाउंड, जो बात हम भी कह रहे थे, हील देयर बाउंड और रिपेयर द डैमेज्ड पार्ट्स। That is called repair and regeneration। Next one is aging। What is aging? It is a progressive decline or deterioration in the structure and function of an organism। एजिंग जैसे जैसे एज बढ़ती है तो प्रोग्रेसिव डिक्लाइन अर्थात उसकी पावर्स में, उसकी क्षमताओं में कमी आती है, डिटेरियोरेशन होता है इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। देखते हैं कि एक बड़े बुजुर्ग जो होते हैं उनकी एज जैसे जैसे बढ़ जाती है तो उनकी शक्ल भी बदलने लगती है और स्किन में भी झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं, जिससे हमें उसकी एजिंग का पता लगता है। हम कंपेयर कर पाते हैं दैट आर द यंग वंस एंड दीज आर द ओल्ड्स। It is a progressive decline, deterioration in the structure and function of an organism। Study of aging is known as gerontology। This is the important term। What is gerontology? Study of aging is known as gerontology। It starts before birth। aging जब हम बात करते हैं कि बायोलॉजिकल एज, तो बायोलॉजिकल एज के अंदर हमारा वो 9th मंथ का टाइम ड्यूरेशन भी काउंट होता है जो हमें माँ के गर्भ के अंदर, यूट्रस के अंदर कंप्लीट करना होता है, कंप्लीट करते हैं। दैट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल एज एंड इट स्टार्ट्स बिफोर। नेक्स्ट वन इज डेथ। दैट इज द इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग बीइंग्स और इसको भी जानना आवश्यक है। व्हाट इज डेथ? इट इज ए अल्टीमेट टर्मिनेशन ऑफ फंक्शनल लाइफ। जो हमारी क्रियात्मक लाइफ होती है ये उसका टर्मिनेशन होता है और दुखदायी भी होता है, पीड़ादायी भी होता है, क्योंकि जब कोई हमारा परिवार का अपना हमसे बिछड़ता है तो कष्ट होना स्वाभाविक है, क्योंकि फीलिंग्स हम लोग के अंदर होती हैं। इट इज़ द अल्टीमेट टर्मिनेशन ऑफ फंक्शनल लाइफ। स्टडी ऑफ दैट डेथ इज थैनेंटोलॉजी। ये याद करना होता है। स्टडी ऑफ दैट इज नोन एज थैनेंटोलॉजी। It is the most important regulatory process which prevents overcrowding and being recycling of materials।
पुराने बड़े बुजुर्ग कहते थे कि इस मिट्टी से पैदा होते हैं और इस मिट्टी में मिल जाते हैं, तो अपना ये शरीर जो होता है ये पंच तत्व में विलीन हो जाता है, जिन पंच तत्वों से मिलकर के बना होता है। स्टार्टिंग की वीडियो में हमने चर्चा की थी व्हाट इज़ लाइफ, लाइफ के बारे में। तो लाइफ के बारे में एक डेफिनेशन में बताई थी, इट इज़ द यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन of molecules that express itself through chemical reactions which leads to some characteristic features like that growth, development, respiration, adaptation, reproduction, and some others which we have studied in last previous videos. And this is the final last characteristic feature for living beings. Death is also two types, clinical death and biological death. Clinical death में सबसे पहले डॉक्टर्स हार्ट बीट चेक करते हैं, उसकी हार्ट बीट स्टॉप हो चुकी होती है, पल्स इज स्टॉप, उसकी नब्ज नहीं चल रही होती है पेशेंट की, ब्रीदिंग स्टॉप्स हो जाती है, देखते हैं कि हाँ ब्रीथ कर पा रहा है पेशेंट, नहीं कर पा रहा, एंड प्यूपिल्स डायलेट, आंखों को भी खोल करके डॉक्टर्स देखते हैं कि प्यूपिल्स भी डायलेट हो चुके हैं, और वो फाइनल उसको कहता है क्लिनिकल कि योर पेशेंट इज डेड. एंड बायोलॉजिकल डेथ, इट रेफर्स टू स्टॉपेज ऑफ फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन. इस कंडीशन में ब्रेन भी डेड हो चुका होता है. क्लिनिकल डेथ के बाद भी कभी कभी पेशेंट रिकवर कर जाता है और वो बच जाता है, उसको वेंटिलेटर पे ले लिया जाता है. और बायोलॉजिकल डेथ जब क्लियर हो जाती है तो पेशेंट फाइनल डेथ. इट रेफर्स टू स्टॉपेज ऑफ फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन. ड्यूरेशन ऑफ क्लिनिकल एंड बायोलॉजिकल बोथ, ड्यूरेशन ऑफ क्लिनिकल एंड बायोलॉजिकल डेथ, इंटरनल ऑर्गन्स कैन बी ट्रांसप्लांटेड. हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनका ट्रांसप्लांटेशन हो सकता है, लाइक दैट लिवर, किडनी एंड एटसेट्रा. ओके, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, I think you are understand all characteristics from this chapter. I hope that you learn and write down in your notebook